मेरे जहन में खलबली मच गई थी। जो कुछ जिम ने कहा था वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त था। यूं लगता था जैसे वो मेरे पीछे साए की तरह लगा दिया गया हो। इसका मतलब है कि ये शख्स मिलर बेहद खतरनाक है, मगर मैं किसी खौफ का शिकार नहीं हो रहा था। मैंने तहसीन आमेज निगाहों से मिलर को देखते हुए कहा, बेशक मैं मिस्टर मिलर को जादूगर कह सकता हूँ। जिम ने कहा, गोया इनके अंदाजों से तुम्हें इत्तेफाक है। मैंने जवाब दिया, 100%। जिम ने कहा, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें मिस्टर मिलर। वैसे मैं तो हमेशा से आपकी बेपनाह जहानत का कायल हूँ। जिम ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें ताज्जुब होगा मिस्टर अली यार खान कि मिस्टर मिलर 7 साल तक अमरीकी महकमा खुफिया उमूर के एक रुकन रह चुके हैं, मगर इनकी फितरत सिर्फ अपनी बरतरी तस्लीम करवाने की कायल है। इन्होंने कभी अपने अफसरान की बालादस्ती कबूल नहीं की, जिसके नतीजे में इन्हें अपनी मुलाजिमत छोड़नी पड़ी। अब मिस्टर मिलर क्या करते हैं? इस दौरान मैंने जरा भी अपनी आसाबी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं किया था। जिम बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन दरपर्दा हमारे कुछ दूसरे कारोबार भी हैं और तुम्हारी यहाँ आमद उसी कारोबार के सिलसिले की एक कड़ी है। मैंने पूछा, वो कारोबार क्या है? जिम ने कहा, सैन फ्रांसिस्को में तुमने 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। चारों के चारों बाअसर खानदानों के चश्मो चिराग थे। अमरीकी पुलिस पर तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। नोबेल मार्टिन ने तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करने का चैलेंज किया था, लेकिन अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इससे तुम हालात की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हो। हॉलीवुड में बेशुमार अफसरान मिस्टर मिलर के दोस्त और साथी हैं। मिस्टर मिलर उनमें से जिसकी तरक्की चाहेंगे तुम्हें उसके हवाले कर देंगे, मगर ये उस वक्त होगा जब हम अपने कारोबार में नाकाम रहेंगे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। मैंने दोबारा पूछा, आप लोगों का कारोबार क्या है? वो बोला, खिदमत खल्क। तुम्हारी जान बच सकती है, तुम्हें हॉलीवुड से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उसके एवज तुम्हें $1 लाख अदा करने होंगे। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ देर खामोशी तारी रही, फिर जिम बोला, हाँ तो डियर अली, क्या फैसला किया तुमने? मैंने कहा, यहाँ मिस्टर मिलर से थोड़ी सी चूक हुई है। क्या इनका तजर्बा इन्हें ये नहीं बताता कि एक गरीब मुल्क के तालिबे इल्म के पास इतनी बड़ी रकम नहीं हो सकती? जमाना तालिबे इल्मी में तो एक नौजवान अपने वालिदैन ही का दस्तनगर होता है, और वालिदैन जो खर्च भेजते हैं वो बमुश्किल तमाम किसी तालिबे इल्म की किफालत कर सकता है। इस बार मिलर ने लबकुशाई की, बोला, हमें इस बात का अंदाजा था, लेकिन यहाँ तुम्हारे वसाइल और दोस्त काम आएंगे। क्या बहुत से पाकिस्तानी तालिबे इल्म मिलकर भी तुम्हारे लिए ये रकम जमा नहीं कर सकते? मैंने कहा, शायद उनके लिए भी मुमकिन न हो सके। अगर मुमकिन भी होता तो फिर पाकिस्तानी बाशिंदों के बारे में तुम्हारी मालूमात बहुत महदूद हैं। एक गयूर पाकिस्तानी अपनी जिंदगी बचाने के लिए कभी दूसरों से भीख नहीं मांग सकता, और फिर ये बात यूं भी नामुमकिन है कि रकम मांगने की अपील अमरीकी पुलिस के कानों तक भी पहुंच सकती है, और इसके नतीजे में हम नाकाम हो सकते हैं। मिलर ने कहा, नामुमकिनात को मुमकिन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी हमने यहाँ अच्छे लोगों की मानिंद गुफ्तगू की है। तुम एक निडर इंसान साबित हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खुसूसी रियायत करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूछा, वो रियायत क्या होगी मिस्टर मिलर? वो बोला, $1 लाख के हुसूल के लिए हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। तुम अपने तौर पर ये रकम बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बकिया रकम तुम्हारी अपनी मिल्कियत होगी और तुम उसे अपने तसर्रुफ में ला सकते हो। हम इस रकम के एवज तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद देंगे और उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे जब तक तुम अमेरिका की हुदूद से बाहर न चले जाओ। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया पैदा हो गया। अनोखी पेशकश थी। जिंदगी बचाने के लिए मुझे दूसरे जराइम करने होंगे। ये सूरत हाल कितनी अजीब होगी, इसका अंदाजा कौन कर सकता है? मैं सोच में डूबा रहा। फिर मैंने तवील सांस लेकर पूछा, वो रास्ता क्या होगा मिस्टर मिलर? मिलर के लहजे में यकायक सख्ती पैदा हो गई। बोला, कोई बदतरीन जुर्म या आसान तरीन काम। इस सिलसिले में तुम्हारी कोई शर्त नाकाबिल कबूल होगी। मैंने पूछा, क्या मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया जाएगा? मिलर ने जवाब दिया, हरगिज नहीं। ये कोई सौदेबाजी नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ एक रियायत कहा जा सकता है जो मजबूत बुनियादों पर तुम्हें दी जा रही है। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक बात सुन ली जाए। मैं अपने मुल्क या मजहब के लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे जहन में ऐसी कोई बात है तो मुझे खुशी से पुलिस के हवाले कर दो, मैं तैयार हूँ। मिलर ने कहा, हम बेवकूफ नहीं हैं अली यार। हम ये बात जानते हैं कि तुमने सिर्फ मजहबी जुनून के तहत अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया है।
اس لیے ہماری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تم سے کوئی کام تمہاری حکومت یا تمہارے ہم مذہب لوگوں کے خلاف نہیں لیا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میرے اس فیصلے میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ میں نے جس جذبے کے تحت یہ کام کیا تھا وہ میرے سینے میں پوشیدہ تھا۔ ان لوگوں کو قتل کر کے مجھے روحانی مسرت ہوئی تھی، لیکن قتل بہرحال قتل ہے۔ کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرا مستقبل بھی مجھ سے قربانیاں طلب کر رہا تھا، ان سے پہلو تہی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے کھل کر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ملر نے اپنی میز کی دراز کھول کر اس میں سے 4 سادہ کاغذ نکالے اور انہیں یکجا کرتے ہوئے میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ بولا، ان پر دستخط کرو، اور میں شدید حیرت کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری حیرت اب بھی برقرار تھی۔ میں نے کہا، میں نہیں سمجھا۔ ملر بولا، دیکھو، ہم اور تم نیک راستوں کے مسافر نہیں ہیں۔ جب تم بحالت مجبوری ہمارے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوئے ہو تو کیا ہم اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ تم ہمارے لیے بہتر جذبات رکھو گے؟ اگر میری جگہ تم ہوتے تو تمہارے ذہن میں بھی یہ خطرہ موجود ہوتا کہ تمہارا شکار تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ ان کاغذات کے ذریعے ہم تمہیں اس وقت تک گرفت میں رکھیں گے جب تک تم ہمارا مطالبہ پورا نہ کر دو، اس کے بعد یہ تمہیں واپس کر دیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، مگر ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کیا ہوگی؟ ملر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ تمہیں اس وقت نہیں بتایا جا سکتا۔ میں نے کہا، پھر؟ میرا پورا جسم ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ وہ بولا، تم سے کوئی کام لینے سے قبل تمہیں تمہاری دستخط شدہ تحریر دکھا دی جائے گی، اس کے بعد تم سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ اس بار جم نے کہا، غور تو کرو علی یار خان کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، کتنی آسانی سے تمہاری گلو خلاصی ہو رہی ہے، یعنی بس کوئی چھوٹا موٹا کام اور اس کے بعد آزادی۔ یوں بھی تم قانون کی گرفت میں ہو، یہ کاغذات بھی زیادہ سے زیادہ تمہیں امریکی قانون کی گرفت میں ہی لا سکتے ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بات ٹھیک ہی تھی، اس لیے میں نے 4 سادہ کاغذات پر دستخط کر دیے اور ملر نے انہیں سمیٹ کر دراز میں رکھ دیا۔ جم نے عیاری سے پوچھا، کیا آپ علی کے دستخط سے مطمئن ہیں مسٹر ملر؟ وہ بولا، ہاں۔ اس طرح مسٹر علی کا امتحان بھی مقصود تھا۔ بہرحال اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ ان کے لباس سے جو کاغذات برآمد ہوئے ہیں ان میں ان کے دستخط موجود ہیں، اور یہ دستخط ہمارے حاصل کردہ دستخطوں سے مختلف نہیں۔ ان چیزوں کو جانچنے کے لیے میری ایک ہی نگاہ کافی ہوتی ہے۔ میں اس خطرناک شخص کی ذہانت پر غور کرنے لگا۔ اب کی بار جم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر علی، میں اس چھوٹے سے گروہ میں ایک عارضی ساتھی کی حیثیت سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسٹر ملر کہنے کو ایک اداکار ہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر کیا ہیں اس کا اندازہ آپ کو بہت جلد ہو جائے گا۔ میں نے جم کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ملر نے پوچھا، آپ کا سامان کس ہوٹل میں ہے مسٹر علی؟ میں نے اپنے ہوٹل کا نام دہراتے ہوئے کہا، سامان بہت مختصر ہے، اگر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ملر نے کہا، جم، مسٹر علی کو ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ پھر میری طرف متوجہ ہوا، مسٹر علی، آرام سے رہیں، میں بہت جلد آپ سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد آپ کے ذہن سے بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر ہم اٹھ گئے۔ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے جم نے کہا، تم خوش نصیب ہو علی کہ تمہیں ملر جیسے آدمی کا سہارا مل گیا۔ وہ اتنا ہی با اختیار ہے کہ اگر تم اس کی نگاہوں میں کوئی مقام حاصل کر گئے تو وہ تمہیں امریکہ سے نکالنے میں بھرپور مدد دے گا۔ عام زندگی میں لوگ اسے صرف ایک اداکار کے نام سے جانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس بات پر بھی میں نے خاموشی ہی اختیار کی تھی، یہاں تک کہ جم مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ ایک خوبصورت بیڈ روم تھا۔ وہ بولا، فی الحال تم اسے استعمال کرو، تمہیں یہاں ہر سہولت ملے گی۔ جم نے کہا اور مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے ایک آرام کرسی تک گیا اور اس میں دھس گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر مجھے یہ آسودگی حاصل تھی کہ میرا ضمیر مجرم نہیں تھا۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرے۔ جرم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کے بعد مجرم خواہ کتنا ہی آسودہ ہو جائے مگر ضمیر کا کرب اسے بے چین رکھتا ہے۔ سب سے بڑا محاسب خود اس کی اپنی فطرت میں پوشیدہ ہوتا ہے جو اسے سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ میرا محاسب مطمئن تھا، اس لیے بڑے سے بڑا خطرہ مجھے تشویش میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ جن سادہ کاغذات پر ملر نے مجھے دستخط کرنے پر مجبور کیا تھا ان سے زیادہ کیا کام لے سکتا تھا؟ میرے جرم کا اعتراف یا مجھے چند دوسرے جرائم میں ملوث کرنے کی دستاویز یا اس سے بھی زیادہ اور کچھ؟ لیکن یہ چیزیں میرے لیے بے معنی تھیں۔ میرے کسی بھی جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ موت ہو سکتی تھی اور میں موت سے خائف نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو مطمئن کر دیا۔ رات ہو گئی تھی۔ تقریباً 8 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نسوانی آواز نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، آ جاؤ، اور 19-20 سال کی ایک صحت مند لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے سنہرے بال خوبصورت تھے مگر وہ اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں تھی۔
लेकिन फिर भी उसकी ज़ाहिरी शख्सियत गवारा थी। वो बोली, मेरा नाम पेनी याक है, मैं मिस्टर मिलर की मुलाजिमा की हैसियत रखती हूँ और मिस्टर मिलर ने मुझे इस काम पर मुतय्यन किया है कि आपको बोर न होने दूं। हमें एक साहब मिस्टर हेनी फोर्क का इंतजार है। वो आपको एक तोहफा देंगे जिसके बाद आप खुद को ज्यादा शगुफ्ता महसूस करेंगे। मैंने कहा, खूब, वो तोहफा क्या होगा मिस पेनी? उसने एक कुर्सी के करीब पहुंचकर मुझसे इजाजत तलब की, बैठ जाऊं? मैंने खुश इखलाकी से कहा, सॉरी, ये पेशकश तो मुझे करनी चाहिए थी, तशरीफ रखिए। वो बैठ गई। बोली, जनाब, तोहफे में एक तजस्सुस पोशीदा होता है। मेरा ख्याल है वक्त से पहले ये तजस्सुस खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस बारे में आपको नहीं बताऊंगी। हाँ, ये बताइए, कॉफी पिलवाऊं या कोई दूसरा मशरूब? मैंने कहा, कॉफी मिल जाए तो। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो बोली, हाँ जरूर। पेनी ने उठकर दीवार में लगी हुई बेल बजा दी, जिसके जवाब में फौरन ही एक मुलाजिम किस्म का आदमी अंदर आ गया। पेनी ने कहा, कॉफी, और वो गर्दन हिलाकर वापस चला गया। वो बोली, मुझे आपके बारे में थोड़ी सी तफसील मालूम हो चुकी है, क्या कुछ और बताना पसंद करेंगे आप? लेकिन जरा एक बात को अपने जहन में रखें कि मैं किसी किस्म की जासूसी के मिशन पर नहीं आई हूँ, इसलिए आप हर वो बात मुझसे छुपा सकते हैं जो आप किसी को बताना पसंद नहीं करेंगे। ये गुफ्तगू सिर्फ बराए गुफ्तगू है। मुझे यकीन है कि इसके बाद मेरी मौजूदगी आपको नागवार महसूस नहीं होगी। मैंने लड़की की बात से महसूस होते हुए कहा, शुक्रिया, आप आजादी से अपनी पसंद की गुफ्तगू कर सकती हैं। मैंने उसकी साफ गोई को पसंद किया। उसने पूछा, बर्कली यूनिवर्सिटी की जिस तालिबा को कत्ल किया गया, क्या वो आपकी कोई अजीजा थी? शहनाज की सूरत मेरी निगाहों में आ गई। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। उसने पूछा, क्या रिश्ता था आप दोनों के दरमियान? मैंने कदरे अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, वो मेरी हम मजहब हम वतन थी, ये रिश्ता मामूली नहीं होता। पेनी ने पूछा, उसके अलावा कोई और रिश्ता? मसलन क्या वो आपकी महबूबा भी थी? मैंने कहा, हर करीबी रिश्ता महबूब होता है, लेकिन आपके नजदीक महबूबा का जो मफहूम है वो मेरी उस अंदाज की महबूबा नहीं थी। वो ताज्जुब से बोली, फिर भी आप उसके लिए जज्बाती हो गए। मैंने किसी कदर तल्ख लहजे में कहा, आपके माशरे में वो जज्बात अपनी कदर खो चुके हैं जो ऐसी तहरीकों का सबब बनते हैं, इसलिए आप ये सब कुछ नहीं समझ सकेंगी। वो बोली, मुझे एहसास है, बाज़ औक़ात इंसान किसी के जज्बात की तह तक नहीं पहुंच पाता। अगर आपको मेरे अल्फाज से अजियत पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं किसी तरह आपकी दिल शिकनी नहीं चाहती। पेनी माजरत तलब कर रही थी कि इस असना में मुलाजिम ने कॉफी लाकर रख दी और पेनी एक एतबार से मेजबानी के फराइज अंजाम देने लगी। कॉफी के घूंट लेते हुए वो खुद ब खुद मुस्कुरा दी। मैं उस वक्त उसे गौर से देख रहा था। बोली, अच्छा, एक बात और पूछूं? मैंने भी शोखी का मुजाहरा करते हुए कहा, जी फरमाइए। वो बोली, वो लड़की न सही, सैन फ्रांसिस्को की दोशीजाओं ने आपको मुतासिर किया होगा, या फिर यूनिवर्सिटी ही की कोई तालिबा आप पर असरअंदाज हुई होगी। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप अमेरिका को भी पाकिस्तान समझते रहे होंगे। वो काफी बेतकल्लुफी से बोली। मैंने जवाब दिया, हाँ, ये बात है भी नहीं। मेरा वतन पाकीज़गी और तकद्दुस का अमीन है। वहाँ औरत का एक मकाम है, उसकी जानिब उठने वाली गलत निगाहों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। वहाँ माशरती बुराइयों से नफरत की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जराइम नहीं होते, बुराइयां नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे लोगों को पूरे माशरे की नफरत का शिकार बनना पड़ता है। समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं होती, जबकि अमेरिका में औरत नहीं रहती। यही वजह है कि सैन फ्रांसिस्को की बेशुमार लड़कियों का कुर्ब हासिल होने के बावजूद कोई महबूबा के दर्जे तक नहीं पहुंच सकी। उसने हंसते हुए कहा, दिलचस्प बात है और किसी कदर नाकाबिले यकीन भी। मैंने भी अपने शानों को जुम्बिश दी। हम दोनों बहुत देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। लड़की बेहद सुलझी हुई थी। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि कॉफी लाने वाला मुलाजिम दोबारा कमरे में आया और लड़की को मुखातिब करते हुए बोला, मिस्टर हेनी फोर्क आ गए हैं। पेनी ने मेरी तरफ देखते हुए जवाबन कहा, ओ अच्छा, यहीं बुला लूं? मैंने गर्दन हिला दी। चंद लम्हात के बाद मुलाजिम एक पस्ता कद गंजे आदमी के साथ अंदर आ गया, जिसके हाथ में एक खूबसूरत ब्रीफकेस था और बदन पर कीमती सूट। उसे देखकर लड़की के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार नमूदार हो गए, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुराने लगी। लड़की ने आने वाले का तारुफ करवाते हुए कहा, तो ये हैं मिस्टर हेनी फोर्क, एक बाकमाल इंसान। आपको ताज्जुब होगा, मिस्टर अली के हेनी फोर्क के मुख्तलिफ दोस्त इन्हें मुख्तलिफ हैसियतों से जानते हैं, और उनमें ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जिनसे मिस्टर फोर्क की दोस्ती 15 साल पुरानी है, लेकिन उन्होंने आज तक मिस्टर फोर्क की असली शक्ल नहीं देखी। मैंने ताज्जुब से उस पस्ता कामत शख्स को देखा। कहा, क्या मतलब? हेनी फोर्क ने अपनी जिसामत के लिहाज से बहुत बारीक आवाज में कहा, बराह करम जरा दूसरी तरफ अपना रुख कर लें। मैंने हंसते हुए रुख बदल लिया। इस बार मुझे एक भारी आवाज सुनाई दी, बस ऐसी भी बेरुखी किस काम की? पेनी हंस पड़ी। मैंने पलट कर देखा और फिर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। हेनी फोर्क गायब था और उसकी जगह एक तवीलुल कामत बूढ़ा आदमी खड़ा था।
जिसकी उम्र किसी तरह भी 60-65 से कम नहीं होगी। बूढ़ा भारी मगर शिगुफ्ता आवाज में बोला, खादिम को हैनी फोर्क कहते हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। मैंने उसके कद कामत का जायजा लिया और फिर अहमकाना अंदाज में पेनी की तरफ देखने लगा। पेनी गर्दन खम करके बोली, हाँ ये मिस्टर हैनी फोर्क हैं। मेरे मुंह से निकला लेकिन मेरी जबान की लुकनत साफ जाहिर हो रही थी। पेनी ने मुझसे कहा, जरा दूसरी तरफ रुख करें, और खुद ही हाथ पकड़कर मेरा चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस बार मुझे एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, पेनी तुम बार बार मेरे मेहमान को जहमत दे रही हो, बराह करम इस तरफ रुख कर लें जनाब। मैं गहरी सांस लेकर पलटा तो मेरे सामने एक दरमियाने कद का खुशरू जवान खड़ा था, जिसके सर पर घने सुनहरे बाल थे और आंखों पर खूबसूरत ऐनक। वो बोला, ये है आपका खादिम हैनी फोर्क। ये आवाज भी मेरे लिए अजनबी थी और पहली दोनों आवाजों से कतन मुख्तलिफ थी। मैं अब जिच हो जाने वाली निगाहों से उसे देख रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मिस्टर मिलर का गिरोह जादूगरों पर मुश्तमिल है। फोर्क बोला, हाँ हम अक्ल के जादूगर हैं। हम में से जिसने जो फन सीखा है उसमें महारत हासिल की है। वो फिर बोला, मैं इसे आपके सामने काबिल यकीन बनाए देता हूँ। उसने जेब से एक मास्क निकाला और उसे चेहरे पर चढ़ा लिया। उसके साथ ही उसने बदन को एक खास महारत से तान लिया और पतलून के पांचों को एक झटका दिया। पतलून खास किस्म की सिली हुई थी, इसलिए उसके पांचों का एक बल खुल गया और वो नीची हो गई। मेरे सामने कुछ देर पहले का बूढ़ा खड़ा हो गया। मिस्टर हैनी फोर्क की आवाज फिर बदल गई। बोला, क्या आप रुख बदलने से कबल मुझसे ही मिले थे? लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है आप दूसरे आदमी से मिले थे। हैनी फोर्क ने जेब से एक और मास्क निकाला और उसे निहायत फुर्ती से चेहरे पर चढ़ा लिया। उसके साथ ही वो झुका और उसने पतलून के पांचों को मोड़ लिया। अब वो उतना ही पस्त कामद हो गया था जितना पहली बार नजर आया था। मास्क की वजह से सर भी गंजा लगने लगा था। वो झुककर बोला, खादिम को हैनी फोर्क कहते हैं। मैंने किसी तकल्लुफ के बगैर कहा, आपका फन काबिल तहसीन है मिस्टर फोर्क। वो बोला, शुक्रिया। दरअसल इंसानी बदन में बेशुमार सिफात होती हैं, बस जरा सी मश्क की जरूरत है। मेरा असल कद दरमियाना है। बदन को जरा सा तान लेने की मश्क आपको 3 इंच तक ऊंचा कर सकती है और 2 इंच तक नीचा। दूसरी चीज आवाज की मश्क है, लेकिन ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने लातादाद लोगों को आवाजों की नकल करते देखा होगा। मैंने कहा, बिलाशुबा आपका फन उन सब पर भारी है। मैं आपसे बेहद मुतासिर हुआ हूँ मिस्टर फोर्क। फोर्क ने बेतकल्लुफी से कहा, कमरे की फजा में कॉफी की महक रची हुई है और उम्दा कॉफी मेरी कमजोरी है, इसलिए अगर मेरे लिए गुंजाइश निकल सके तो शुक्रगुजार हूंगा। ये कहकर वो एक सोफे पर बैठ गया। पेनी मुस्तैदी से बोली, मैं अभी आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ। वो बाहर निकल गई। उसने मुलाजिम को दोबारा कॉफी लाने का हुक्म दिया और फौरन ही वापस आ गई। फोर्क ने कहा, तो मिस्टर अली, मेरे सुपुर्द जो खिदमत की गई है वो ये है कि मैं आपका डिजाइन बदल दूं, यानी आपके चेहरे में इतनी नुमाया तब्दीली पैदा कर दूं कि बड़े बड़े माहिरीन आपको न पहचान सकें, और इस वक्त मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। पेनी बोली, क्या आप इसे मिस्टर फोर्क का तोहफा नहीं समझेंगे मिस्टर अली? इस उलझे हुए माहौल में जहां एक खौफ की फजा छाई हुई है, ये एहसास हर वक्त आपका ताकुब करता है कि अमरीकी पुलिस आपकी बू सूंघती फिर रही है। क्या बदली हुई शख्सियत के साथ आप इत्मीनान क़ल्ब महसूस नहीं करेंगे? बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, बेशक। वो बोली, चुनाचे मिस्टर फोर्क आपको सुकून का तोहफा पेश करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं मिस्टर फोर्क की जादूगरी का कायल न हो गया होता तो शायद इस तोहफे की मेरे जहन में कोई कदर न होती, लेकिन मुझे यकीन है कि मिस्टर फोर्क इस मर्तबा भी कोई गुल ही खिलाएंगे। मिस्टर फोर्क ने कहा, कॉफी पीकर सुकून हासिल हो तो आपसे इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू की जाए। मैंने कहा, यकीनन। वैसे मिस्टर फोर्क, मेरे देखे हुए चेहरों में से आपकी असल शक्ल कौन सी है? फोर्क ने जवाब दिया, कोई भी नहीं। मैंने हैरत से पूछा, क्या वाकई? पेनी ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, ये दुरुस्त है। मैं भी आज तक यकीन नहीं कर सकी कि मिस्टर फोर्क की असल शक्ल देख चुकी हूँ। मैं सचमुच उस शख्स से बहुत मुतासिर हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।